7 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 18 में, 20 में, 26 में। ठीक है, तो ये घटना हमने अभी बताई, श्रीनगर की स्थापना हो गई। और 8वें वर्ष, ठीक है, 13वें वर्ष, 13 में शिलालेख है, वर्ष नहीं है। 8वें वर्ष, ठीक है, कलिंग पर आक्रमण होगा, ये है। 10वें वर्ष पहली धम्म यात्रा होगी, बौद्ध गया की यात्रा करेगा। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर एक एक करके बताऊंगा रिवाइज के रूप में। ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। इसी को आपको, जो मैंने आपको विस्तार से 7वां 8वां इसलिए मैंने विस्तार से आपको बता दिया, रिवाइज के रूप में लिया है। फिर है 10वें वर्ष बौद्ध गया भेजेंगे, 12वें वर्ष इससे निगाली सागर भेजेंगे, निगाली सागर की यात्रा करेगा। 14वें वर्ष एक नए मंत्री महामात्य की नियुक्ति होगी। 18वें वर्ष क्या होगा, 18वें वर्ष तीसरा बौद्ध सम्मेलन होगा, तीसरा बौद्ध सम्मेलन होगा। और 20वें वर्ष कहते हैं, और कहाँ की यात्रा करेगा, लुम्बिनी की यात्रा करेगा, लुम्बिनी की यात्रा करेगा। यहाँ एक न्यायिक अधिकारी रज्जुक की नियुक्ति करेगा, यह है। तो मित्रों, मैं तभी तो आपसे पूछ रहा था, क्योंकि मैंने आपको 2 करा रखे हैं, रिवाइज के रूप में लिया है, निगाली सागर। तो ये आपको टॉपिक है, इनकी विस्तार से मैं आपको फटाफट एक बार मैंने आपको रिवाइज के रूप में ले लिया है। ठीक है, ध्यान रखना। दम्भ, धम्म नहीं, दम्भ, दम्भ तो एक सिक्का था, धर्म, धम्म अलग चीज होता है, धम्म एक बौद्ध धर्म की ग्रहण करना होता है। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अब किस पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष, कलिंग का मैंने विस्तार बता रखा है, मैं यहाँ नहीं बता रहा, आप पिछले वीडियो में कलिंग का पूरा विस्तार पढ़ सकते हो। यहाँ तो मैंने रिवाइज के रूप में 2 घटना ली हैं, 7वें और 8वें। तो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग पर आक्रमण हुआ था। अब कलिंग पर युद्ध कब हुआ, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, तो 8 वर्ष के बाद 261 ईसा। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के जो भी है आप सन निकाल सकते हो। ठीक है, अपने आप ही सन निकाल लिया करो। इस प्रकार 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, वहां 260 में और यहाँ 261। अब आगे आ जाओ, कलिंग पे आक्रमण मैं नहीं बता रहा, मैंने आपका यहां से बता रहा हूं। अब अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष क्या किया, मैंने आपको बताया था कलिंग युद्ध हुआ था, और कलिंग युद्ध के बाद अशोक मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। यह घटना मैंने आपको बता दी। ठीक है, उपगुप्त से बौद्ध धर्म अपना लिया। तीनों घटना मैंने बताई थी, निग्रोध वाली बताई थी, उपगुप्त वाली बताई थी, और कौन सी आपको मोगली पुत्र वाली तीनों घटनाएं बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको करा दिया, या छोड़ो पिछले वीडियो में देख लेना, बस इतना ध्यान रखना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष श्रीनगर की स्थापना की थी, 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। अब ये आपने नहीं पढ़ी है, इनको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जैसे ही बौद्ध धर्म धारण कर लिया, अब इसने सोचा क्यों ना बौद्ध, महात्मा बुद्ध के संबंध में जितने स्थल हैं उनकी यात्रा की जाए। इस प्रकार सम्राट मौर्य जी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और कहाँ यात्रा करने गए, बौद्ध गया में गए। कहाँ यात्रा की, युद्ध करने के बाद और अपने तलवार नीति त्यागने के बाद, युद्ध नीति त्यागने के बाद पहली यात्रा सम्राट अशोक की पहली धार्मिक यात्रा मानी जाती है, बौद्ध गया, जिसे वर्तमान में गया कहते हैं। ठीक है, गया कहते हैं, और गया कहाँ पड़ता है, बिहार में, बिहार राज्य में पड़ता है, हमारे लालू जी के यादव में। ठीक है, यादव साहब हैं, यादवों की नगरी है, तो बौद्ध गया बिहार में। अब कहते हैं यहाँ के बाद की बात करते हैं, बौद्ध गया गया, और यहाँ पे अशोक की पहली या प्रथम धम्म यात्रा, प्रथम धम्म यात्रा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया में पहली धम्म यात्रा की। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पे अब क्यों यात्रा की थी, अब बौद्ध गया का संबंध क्या है, क्यों यात्रा की, इसका संबंध किससे है,
महात्मा बुद्ध से है। तो बता सकते हो अब महात्मा बुद्ध से क्या संबंध है इस बोध गया का। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बोध गया में। अब है कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति किसको? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको हुई थी? महात्मा बुद्ध को हुई थी। इसलिए सम्राट अशोक मौर्य ने बोध गया की यात्रा की थी। अब आप पूछोगे कि सर कब हुई थी? फिर बच्चे काफ़ी क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। जैसे महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति की उम्र पूछे कि कौन सी उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को कौन से स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, दूसरा प्रश्न। ठीक है। तीसरा प्रश्न बनेगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उस घटना को क्या कहते हैं? ज्ञान की घटना को क्या कहते हैं, एक बात। ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की उम्र, स्थान, घटना। अब है किस नदी तट के किनारे हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं आपसे वृक्ष, तो किस पौधा या वृक्ष है, किस वृक्ष के नीचे हुई थी। ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे मित्रों। इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इसलिए सम्राट अशोक मौर्य ने अपने राज्याभिषेक के और 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। ठीक है। बोध गया की यात्रा की थी जिसे अशोक की पहली धम्म यात्रा कहते हैं। अब आ जाती है उम्र। तो कितने उम्र का था जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध को बोध गया में प्राप्ति हुई थी, उस समय कितनी उम्र के थे महात्मा बुद्ध जी? कोई बताएगा? बताइए महात्मा बुद्ध जी कितनी उम्र के थे उस समय? कितनी उम्र के थे जब, ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। बहुत बढ़िया, वृक्ष आपने बता दिया, पीपल का पेड़ था। ठीक है, पीपल का पेड़ था। मैं बात कर रहा हूं, बताइए कौन सी उम्र में हुई थी? उम्र पूछ सकता है क्योंकि आपकी छोटी बुकें हैं, एनसीईआरटी बुकें हैं, उनमें दे रखा है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी उम्र में हुई, तो आपको उम्र पूछेगा तो ध्यान रखना महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष की उम्र में प्लस घर त्यागा था। और कितने वर्ष कठोर तप किया था? 29 वर्ष के बाद अपना घर त्याग दिया। ठीक है, महाविनिष्क्रमण कर दिया और इस प्रकार उसे घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और 29 वर्ष के आने के बाद एक स्थान पे आए और वह स्थान कौन सा था? बोध गया था। और यहाँ कठोर तप किया लगातार 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक किया? 6 वर्ष तक कठोर तप किया। और इस प्रकार कितनी उम्र हो गई? 35 वर्ष की उम्र में इनको श्रावण पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन? रात्रि काल में श्रावण पूर्णिमा के दिन, और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, तथागत प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहते हैं, जिसे वर्तमान में गया कहते हैं, और गया है आपका बिहार। यदि आपको स्थान भी पूछे गया जिले में, वह है उरुवेला। कौन सा? उरुवेला गांव में गांव पड़ता है जो गया जिले में पड़ता है। अब बोध गया क्यों है चर्चित हुआ? क्योंकि बौद्ध महात्मा बुद्ध को बुद्ध की प्राप्ति, बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसे वर्तमान में एक गांव है उरुवेला गांव में। तो उरुवेला गांव जो गया जिले में पड़ता है बिहार में, यहाँ प्राप्त हुई। अब इस घटना को क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति घटना क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, संबोधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संबोधि। निर्वाण मत कर देना, ठीक है, निर्वाण मत कर देना। निर्माण तो जब है जब ये ऑप्शन में नहीं आए। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति घटना क्या कहलाती है? आपको पेपर में संबोधि ही मिलेगी। यदि नहीं आती है जब आपको निर्वाण करना है। यदि दोनों आ जाती है, ये क्वेश्चन गलत है। महावीर स्वामी की मृत्यु घटना को निर्वाण कहते हैं, उल्टा है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए संबोधि हमारी सही है। वो तो जब है जब पेपर में नहीं आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि संबोधि नहीं आए। तो महात्मा बुद्ध की कहते हैं ज्ञान की घटना क्या कहलाती है? संबोधि कहलाती है।
कौन सी नदी तट पे हुआ था बताइए? कौन सी नदी तट पे? निरंजना नदी के तट पे। निरंजना नदी के तट पर, जिसे वर्तमान में पुनपुन नदी भी कहते हैं, जो गया जिले में बहती है, पुनपुन नदी कहते हैं। और वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, मैंने आपको बताया था। इसकी पुत्री संघमित्रा एक वृक्ष लेकर के गई थी श्रीलंका, इसका बेटा एक टहनी लेकर के गया था वृक्ष के रूप में, ठीक है। पीपल की, पीपल ही दिखाए जाते हैं। और सांची स्तूप जाइए, कहाँ जितने स्तूप हैं वहाँ सम्राट अशोक मौर्य के पुत्रों को एक पीपल या पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध को कहते हैं, उनको दिखाया जाता बैठा हुआ, तो पीपल के वृक्ष को कहते हैं बोधि वृक्ष। सीधा प्रश्न आ जाए, बोधि वृक्ष के नाम से किसे जानते हैं? तो बोधि वृक्ष के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको आंसर करना है। तो ये मैंने आपको बताया, इसलिए सम्राट अशोक मौर्य ने बोध गया की यात्रा की थी। तो बोध गया की यात्रा करने का उसका मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसने सोचा मैं भी चले जाऊँ, ज्ञान की प्राप्ति मुझे हो जाएगी, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी उम्र में हुई थी? ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में हुई थी, और बोध गया में हुई थी, उरुला गांव में हुई थी। और इस घटना को संबोधित कहते हैं, निरंजन नदी के तट पे हुई थी, जिसे वर्तमान पुनपुन नदी कहते हैं। और कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। तो पेड़ भी पूछा जाता है, कौन से पेड़ के नीचे? बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और इस प्रकार ये मैंने आपको पहली घटना जो राज्याभिषेक के आपकी, वो तो आपने पढ़ रखी हैं। और इस प्रकार राज्याभिषेक के 10वें वर्ष महात्मा बुद्ध के बोध गया, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी, यहाँ सम्राट अशोक मौर्य ने यात्रा की थी। इस प्रकार अशोक की पहली दम यात्रा बोध गया मानी जाती है। तो अशोक की पहली दम यात्रा क्या मानी जाती है मेरे मित्रों? ठीक है, महापरिनिर्वाण क्या है? बस महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना, महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। देखो, 3 चीजें रखना। घर से निकला, 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण निष्क्रमण निकल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, संबोधि। अब क्या देगा? उपदेश देने की प्रथा, धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र हो रहा है, उपदेश दे रहा है, उपदेश देने की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु की घटना, मृत्यु की घटना आपने अभी लिखाया महापरिनिर्वाण। 4 घटना दोबारा सुने। महात्मा बुद्ध के घर से निकलने की घटना, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति घटना, संबोधि, ठीक है। उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? उपदेश जो देते हैं, और उसकी घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और मृत्यु घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। ठीक है मेरे मित्रों, तो ये ध्यान रखना। आपको थोड़ा और बता दूं तो ये महात्मा बुद्ध का संबंध है ऐसे ही महावीर स्वामी का है। महावीर स्वामी जी घर से 30 वर्ष की उम्र में निकले थे, 12 वर्ष तपस्या की थी, 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें बौद्ध कहते हैं एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और राजगृह में हुई थी, ठीक है, राजगीर में हुई थी, जुम्मे गांव में हुई थी। और उनकी घटना को महात्मा बुद्ध की घटना को संबोधित कहते हैं, जबकि महावीर की स्वामी की घटना को यति कहते हैं। ऐसे ही महावीर स्वामी को एक नदी थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है, और ठीक है, तो उनको वहाँ प्राप्ति हुई थी। ऐसे वृक्ष है और उनके लिए साल वृक्ष आता है। तो महावीर स्वामी के संस्थापक प्रवर्तक आप ध्यान रखें, संस्थापक कौन थे आपके? केसरीनाथ जी थे। और कहते प्रसार प्रचार करने वाले कौन थे आपके? महावीर स्वामी थे। तो ऐसे उनका संबंध आता है। हमें तो महात्मा बुद्ध पढ़ना है, इस प्रकार हमने इसमें महात्मा बुद्ध पढ़ा। क्वेश्चन क्या था? सम्राट अशोक मौर्य की पहली दम यात्रा क्या थी? सम्राट अशोक की पहली दम यात्रा बोध गया थी। और इस प्रकार, ठीक है, और इसमें महात्मा बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इस प्रकार इसलिए यात्रा की थी। अब एक प्रश्न और आ जाता है आपके सामने मेरे मित्रों। प्रश्न क्या आएगा? ध्यान से सुनना, जो आपका थोड़ा कठिनाई स्तर है, ठीक है, कठिनाई स्तर है। अब वो क्या आएगा? ये तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है, नोट है यहाँ, तो आप नोट कर लेना। मैंने आपका सम्राट अशोक का संबंध इससे है। अब कहते हैं इसका उल्लेख किस में है?
कि सम्राट अशोक मौर्य की पहली दम यात्रा बोध गया थी, इसका उल्लेख पूछेगा। बताइए रमेश वर्मा जी, बताइए राहुल जी, हाकिम जी, सरिता जी, राहुल जी, विनय जी, रोहित जी, किसी को याद हो तो बताइए। ये क्वेश्चन अब ये आ जाए कि अशोक ने पहली दम यात्रा बोध गया की थी, इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में है? अशोक के कितने अनेक अभिलेख हैं बताने वाले हैं, कौन से अभिलेख में है? तो ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको 8 में, ठीक है, दीर्घ शिला, पूरा शब्द पढ़ा करो। अब कौन से अभिलेख में? अभिलेख तो 3 प्रकार के होते हैं, गुहालेख होते हैं, स्तंभलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, शिलाओं पर लिखने वाले, ठीक है, जो कल वीडियो आने वाली है आपके। इसके बाद जो इस टॉपिक को जैसे ये खत्म हो जाएंगी घटनाएं, यही आपको अभिलेखों के बारे में आएगा। आप तो अब केवल इतना रख लें कि कौन से शिलालेख में, 8वें शिलालेख में। लेकिन मैंने ये दीर्घ क्यों लिखाया? क्योंकि ऐसे भी प्रश्न अब आएंगे कि 8वें लघु स्तंभ लेख में, 8वें दीर्घ स्तंभ लेख में, ऐसे प्रश्न आएंगे। वहीं बच्चा भ्रमित हो जाएगा, या फिर किस में लिखा? शिलालेख पे लिखा। स्तंभ लेख हैं, गुहालेख हैं। तो शिलालेख पे अशोक, सम्राट अशोक मौर्य के 14 बड़े शिलालेख हैं, जिनमें 8वें बड़े शिलालेख पे ये लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक मौर्य ने पहली दम यात्रा बोध गया की थी। बस इतना याद कर लेना। कौन से वर्ष? 10वें वर्ष। तो ये तो हो गया आपका 10वां। अब बात करते हैं 12वें वर्ष। अब सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, ठीक है, अब 12वें वर्ष किसकी यात्रा की थी? तो 12वें वर्ष किसकी यात्रा की थी? 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा की। सम्राट अशोक मौर्य जी निगाली सागर चल दिए। अब निगाली सागर कहाँ है? नेपाल में है। अब वहां कहते हैं सम्राट अशोक मौर्य जी पहुंचे, निगाली सागर की यात्रा की, और कहते हैं यहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया, निगाली सागर स्तूप। अब लेकिन किस पे लिखवाया? अब ये स्तूप किस पे लिखा हुआ है? ये अभिलेख किस पे लिखा हुआ है? एक तो स्तूप बनवाया था, और स्तूप के पास में एक अभिलेख लिखा हुआ है। अब अभिलेख किस पे लिखवाया? स्तंभ पे लिखवाया। शिला चट्टान होती है, स्तंभ, ठीक है, और एक स्तंभ पे लिखवाया। इसे स्तंभ लघु, ये लघु था, और इस प्रकार कौन से नंबर का था? तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई नंबर नहीं है, इनके सीधे नाम है। और नाम क्या है उसका? निगाली सागर, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख। तो निगाली सागर लघु स्तंभ लेख से प्रमाण होता है कि सम्राट अशोक मौर्य जी अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहाँ गए थे? निगाली सागर गए थे। निगाली सागर कहाँ पड़ता है? नेपाल पड़ता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? लघु स्तंभ लेख से मिलती है। वो कौन सा है? निगाली सागर लघु स्तंभ लेख। और कहते हैं यहाँ जाकर के सम्राट अशोक मौर्य ने देखा कि जो स्तूप था, ठीक है, यहाँ पे एक स्तूप, वो एक स्तूप बना हुआ था, और वो स्तूप कौन सा था? उस स्तूप का नाम है कनक स्तूप, कनक मुनि का स्तूप। तो कनक मुनि के स्तूप पे कहते हैं कनक मुनि का स्तूप था। बोलो इसे हटा दें, ठीक है। तो कनक मुनि के स्तूप का आकार कहते हैं, अब स्तूप क्या होते हैं ये भी आने वाला है। तो अब तो केवल इतना समझ लें, इसका स्तूप बहुत छोटा था, और इसको क्या करवा दिया? इसने बड़ा करवा दिया। इसने स्तूप को बड़ा करवाया, दुगना करवाया, बड़ा करवाया जाए। तो सम्राट अशोक ने किस स्तूप का आकार दुगना करवाया था? तो सम्राट अशोक ने कनक मुनि के स्तूप का आकार दुगना करवाया था। कनक मुनि का स्तूप कहाँ पे है? नेपाल निगाली सागर में है। इस प्रकार निगाली सागर की जानकारी लघु स्तंभ लेख से मिलती है। तो निगाली सागर जो अभिलेख है वो किस प्रकार का है? स्तंभ प्रकार का है। कैसा है? स्तंभ है। तो ये आप ध्यान रखें एक बात। अब है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष क्या किया। अब बात करते हैं 14वें वर्ष की, ठीक है। अब 14वें वर्ष अशोक ने क्या किया, ऐसे लिखते जाना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष एक नई ज्वाइनिंग, एक नई भर्ती निकाली। अशोक तो हमारे ये तो अशोक तो निकाल ना रहे, लेकिन अशोक सम्राट निकाल रहा है। अशोक गहलोत तो ना निकाल रहा हो, लेकिन कौन निकाल रहा है? सम्राट अशोक मौर्य ने एक वो भी एक वैकेंसी, ये तो कम एक निकाले भी बहुत है, बांध तो निकाल ही दी। इसने एक वैकेंसी निकाली और एक
कहते हैं धार्मिक अधिकारी की वैकेंसी निकाली, एक धार्मिक अधिकारी, और इससे कहा गया कि ये कार्य जो करेगा वह हमारे मगध की जनता में जाएगा, मगध के लोगों के मध्य जाएगा, उसमें उनके सुख की प्राप्ति के लिए, ठीक है, उनके कल्याण की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, कष्टों को निवारण के लिए नैतिक सिद्धांतों का क्या करेगा, प्रसार प्रचार करेगा। ठीक है, सिद्धांतों का प्रसार प्रचार करेगा, प्रसार प्रचार करेगा। इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति की नियुक्ति की और उस पद का नाम क्या था, दंभ महामात्य। क्या नाम था, दंभ महामात्य। तो याद रखना मेरे मित्रों कि दंभ महामात्य की नियुक्ति कौन से राज्याभिषेक के अवसर पर की थी, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। अशोक ने कौन से नए अधिकारी की नियुक्ति की, तो ऐसे भी पूछ सकता है, एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। सम्राट अशोक मौर्य ने कौन से एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, दंभ महामात्य। या दंभ महामात्र क्या होता है, एक धार्मिक अधिकारी होता है। क्या होता है, एक धार्मिक अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि लोगों के मध्य जाकर के, ठीक है, उनके सत्य के लिए, कल्याण के लिए और उनके कष्टों को निवारण के लिए नैतिक सिद्धांतों का प्रसार प्रचार करना होता है। और इस प्रकार दंभ महामात्र। अब दंभ महामात्र का उल्लेख कहते हैं कि 14वें राज्याभिषेक के अवसर पे की थी। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सम्राट अशोक मौर्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से अवलेख में मिलता है कि इसने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी, अर्थात दंभ महामात्र की नियुक्ति कौन से अवलेख में उल्लेखित है। तो आपको अवलेख देगा तो वह कौन सा अवलेख है, तो बता सकते हो आप कौन से में, 5 में, ठीक है, दीर्घ या व्रत कह सकते हैं, शिलालेख में। तो शिलालेख में है, गुहालेख में नहीं है, स्तंभ लेख में नहीं है, और किस में है, ये शिलालेख में है। कौन से नंबर का, 5वें नंबर का। 1 2 3 4 5 6 12 14 तक ये नाम होते हैं वो दीर्घ में हैं, ठीक है, इनके दीर्घ नाम है। तो 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक ने एक नए अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किया है, धार्मिक अधिकारी, जिसे दंभ महामात्र कहते हैं। बस इतना ध्यान रख लेना। कौन से राज्याभिषेक के अवसर पर, 14 में, और कहाँ उल्लेख मिलता है, 5 में। धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता है, दंभ महामात्य। नए अधिकारी कौन है, दंभ महामात्य। ठीक है, बाकी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जितने अधिकारी थे वो पोस्टिंग चल रही थी, एक नई पोस्ट, एक नया पद बढ़ाया था, वो ये बढ़ाया था। बाकी इसके पिता और इसके दादा के समय बाकी अधिकारी पोस्ट चल रही थी, लेकिन ये पोस्ट नई पोस्ट आई तो नई वैकेंसी आई। ठीक है, अब ये हो गया आपका 14 वर्ष। अब है 16 वर्ष, कोई ऐतिहासिक घटना इसकी नहीं है। 18 वर्ष आ जाओ, बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना। अब अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 18 वर्ष क्या किया, बता सकता है कोई मित्र? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से, अशोक ने अपने राज्य में 18 वर्ष क्या किया। अब कैसे तिथि निकालेंगे, 269 में थे, 18 घटा दो, कितना निकला आया, 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में अर्थात अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 18 वर्ष क्या किया था, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध सम्मेलन कराया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, सम्राट अशोक मौर्य ने अपने राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष या सम्राट अशोक मौर्य ने अपने राज्याभिषेक किस अवसर पर, ठीक है, कौन सा बौद्ध सम्मेलन करवाया, तीसरा, कहाँ करवाया, अब कौन सा करवाया, तो तीसरा करवाया, एक ध्यान रखना। अब आपको पूछे कब करवाया, समय, ठीक है, कौन से स्थान पे करवाया, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, कोई विशेष बात इस सम्मेलन की, ये विशेष करके सम्राट अशोक मौर्य ने तीसरा बौद्ध सम्मेलन, अर्थात राजा का नाम क्या हो गया, तो शासक पूछे तो क्या हो गया, सम्राट अशोक मौर्य हो गया। तो सम्राट अशोक मौर्य ने अपने राज्याभिषेक के कौन से अवसर पर, तो अपने राज्याभिषेक के 18 वर्ष अर्थात 251 ईसा पूर्व में
तीसरा बौद्ध सम्मेलन करवाया। अब कौन से स्थान पर और कब करवाया? तो ये तो मैं लिख दिया 251 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक के 18वें वर्ष। कहाँ करवाया? अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया। ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया? इसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य को अध्यक्ष बनाया। अब इस सम्मेलन की विशेषता क्या थी? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक होते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, ठीक है, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम पिटक। तो तीसरे पिटक और तीसरा पिटक कौन सा है? अभिधम्ब, अभिधम्ब पिटक का संकलन हुआ। तो ये आप ध्यान रखना, अभिधम पिटक का संकलन कौन से बौद्ध सम्मेलन में हुआ जिसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार लिखे हुए हैं। ठीक है। तो अभिधम पिटक वसुबंध ने इसका संकलन किया था। किसने किया था? वसुबंध ने, अर्थात इसका संकलन किया जब भाषण चल रहे थे, जो उसको राइटर करता गया। तो कहते हैं वसुबंध की सहायता से अभिधम पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगति में हुआ? तीसरी बौद्ध सम्मेलन में हुआ। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? 251 में। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कौन से स्थान पे हुआ? पाटलिपुत्र में। तीसरे बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र से। तीसरे बौद्ध सम्मेलन में कौन से पिटक का संकलन हुआ या कौन से बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ का संकलन हुआ? अभिधम पिटक का। किसके शासनकाल में तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ? सम्राट अशोक। सर एग्जाम हटा दो, दिया ना 6 का। अब पता पड़ेगा, देखो है कि नहीं, मुझे नहीं पता। पीटीटी की बात कर रहा हूँ, प्रीवियड की है ना, अभी तो मैंने कोई देखा नहीं, पता पड़ेगा। तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, अब आप कहोगे मेरे से प्रश्न पूछोगे, पहला बौद्ध सम्मेलन, दूसरा बौद्ध सम्मेलन, तीसरा बौद्ध सम्मेलन और चौथा बौद्ध सम्मेलन। तो मैंने जब महाजनपद कराए थे तो एक वीडियो में महाजनपद के में मैंने ट्रिक कराई थी, आपको ट्रिक कराई थी चारों बौद्ध सम्मेलनों की, वहां आप देख सकते हैं। और यदि नहीं किया हो तो आपको अलग से उसकी एक वीडियो आपको डाउनलोड कर दी जाएगी आपके चैनल पे, वहां आप देख सकते हो। इसी के साथ तीसरे बौद्ध सम्मेलन की एक ट्रिक आपको डाउनलोड कर दी जाएगी, उसी का एक छोटा सा वीडियो बना करके जो हमने पढ़ा चुका है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा। दिलीप जी ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये आप तीसरा बौद्ध सम्मेलन है 18वें वर्ष। अब बात करते हैं 20वें वर्ष। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कौन सी घटना घटित हुई? अब 20वें वर्ष आ जाओ। अब अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष का मतलब है कि 269 में राज्याभिषेक हुआ और 20वें वर्ष घटा दो 249 ईसा पूर्व। तो 249 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो 249 ईसा पूर्व में अब कहते हैं इतने हुआ होगा। अब आ जाइए, सम्राट अशोक मौर्य जी कहाँ गए? ठीक है, सम्राट अशोक मौर्य जी अब कहते हैं कौन सी यात्रा की थी और कहाँ की यात्रा की थी? लुम्बनदेही, लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। लुम्बनदेही अभिलेख में लुम्बनदेही जो अभिलेख है और इसकी जो उल्लेख है वो रुम्बनदेही अभिलेख में। तो रुम्बनदेही अभिलेख, तो रुम्बनदेही अभिलेख ध्यान रखना, एक कहते हैं लघु स्तंभ लेख है। कैसा है? लघु है और किस पे बना हुआ है? स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख का प्रकारी अभिलेख। तो रुम्बनदेही अभिलेख, और रुम्बनदेही अभिलेख कहाँ से मिला है? नेपाल की तराइयों से मिला है, नेपाल से मिला है। ठीक है। तो इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्य से 20वें वर्ष अर्थात 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। और इस यात्रा के समय सम्राट अशोक मौर्य ने 2 प्रसिद्ध कार्य किए थे। 2 कर पे कुछ कर घटाया था, कोई समाप्त किया था। एक कर को इस कहते हैं लुम्बिनी ग्राम का एक कर बिल्कुल समाप्त कर दिया, और वह कर क्या था? धार्मिक कर था। कौन सा कर था? धार्मिक कर, जिसे मौर्य काल में बलि कर कहते थे, जबकि वैदिक काल में बलि कर एक भेंट हुआ करती थी। जब राजा स्वेच्छा से जब प्रजा स्वेच्छा से राजा के लिए भेंट देती थी तो वैदिक काल में उसे बलि कर कहते थे। ठीक है, वह उस समय ये कर ना होकर के भेंट थी, लेकिन इस समय
एक कर हो गया, टैक्स हो गया, जो धार्मिक कर था। यदि कोई बौद्ध धर्म की यात्रा करेगा तो सम्राट अशोक मौर्य ने लगाया कि आपको कर देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जब यात्रा की थी, यहाँ की जनता ने अपने धार्मिक की यात्रा के लिए दुहाई लगाई और उसने इस कर को पूर्णतः कर दिया खत्म। तो मौर्य काल में धार्मिक कर को क्या कहते थे? बलि कर। या मौर्य काल में बलि कर को क्या कहते थे? धार्मिक कर। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। एक बात आगे, एक कर और है भाग। कहते हैं भाग कर क्या था? भू राजस्व कर था, जो किसानों से उनकी खेती पे लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। जनता से ये भू राजस्व कर किसानों से लिया जाता था। और कितना लिया जाता था? 1/6 भाग लिया जाता था। लेकिन यहाँ के किसानों ने दुहाई लगाई कि सम्राट, अब सम्राट जी आए भी के गांव में तो उनकी दुहाई तो सुनेंगे। यहाँ रुके हुए थे लुम्बिनी ग्राम में, यहाँ के किसान मुखिया सहित पहुंच गए, सरपंच साहब के सहित पहुंच गए होंगे, मुखिया सहित पहुंचे और किसानों ने अपनी दुहाई लगाई कि महाराज सम्राट, हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, हम भू राजस्व कर नहीं दे पा रहे। हाँ, इतना तो नहीं दे सकते, यदि आप छोटी सी छूट दें तो दे देंगे। इस प्रकार जो 1/6 भाग भू राजस्व कर लिया जाता था, इसमें घटा कर दिया और इस प्रकार इससे घटा करके कितना कर दिया? 1/8 भाग। तो किस गांव के कर को सम्राट अशोक मौर्य ने घटाया था, कमी की थी? तो आपको पूछेगा लुम्बिनी ग्राम आंसर कितनी की थी? 1/8। लेकिन लिया कितना जाता था? केवल इसी गांव को कम कर दिया, बाकी और अपने गांव से 1/6 भाग ही लिया जाता था, ठीक है। इस प्रकार अब रुम्मंदी अवलेख में कर का उल्लेख है, इसलिए इसे एक आर्थिक अवलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रुम्मंदी अवलेख में कर नीति है, कर का उल्लेख है, भू राजस्व का उल्लेख है, इसलिए इसे आर्थिक अवलेख कहते हैं, जो सम्राट अशोक मौर्य का सबसे छोटा अवलेख है। तो आ जाए, सम्राट अशोक का सबसे छोटा अवलेख कौन सा है? आर्थिक अवलेख है। और सबसे बड़ा 7वां लघु शिलालेख, सॉरी दीर्घ शिलालेख, 7वां दीर्घ शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें भी तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। 7वें 8वें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। यदि दोनों पूछे तो आपको 8वां करना है। तो 7वां दीर्घ शिलालेख है, जो सबसे बड़ा है अशोक का, और कहते हैं सबसे छोटा है आपका रुम्मंदी अवलेख, जिसे आर्थिक अवलेख कहा जाता है। ये ध्यान रखना। अब कहते हैं आपके 2 कर हो गए, और बता दूं आपको कर। जैसे कर पूछे कि मौर्य काल में जब नदियां चलती थी, जो नंद वंश के राजा ने नहरें बसाई थी और अब भी नहरों से किसान पानी लेता था, तो राजा क्या करते थे और वहाँ के अधिकारी किसानों से सिंचाई कर लेते थे। पानी के बदले बम्बा चलते हैं, यूपी में बम्बा चले, ठीक है। तो वहाँ पानी बनने के लिए सिंचाई कर, और उसे कहते थे उद्रंग कर, उद्रंग। तो मौर्य काल में या प्राचीन काल में उद्रंग क्या था? एक सिंचाई कर था, इतना ध्यान रखना, ठीक है। सिंचाई करे का। एक और है आपका बेष्टि। बेष्टि क्या था? बेष्टि एक बेगार थी। जब राजा, मैंने आपको बताया था, सम्राट अशोक मौर्य सड़कों के किनारे पेड़ लगाता था, सड़क बनवाता था, कुएं खुदवाता था गोल कूपाकार, तो वहाँ की जनता का सहायता लेता, लेकिन सहायता में जनता कोई खाने पीने के अलावा कोई धन नहीं देता था। ये बेगार मानी जाती है कि मैं तेरी बेगार कर रहूँगा। तो सिंचाई, उद्रंग कर, बेगार, वेष्टि कर। एक कर और था सीता कर, और लेता था। मौर्य काल में कर, प्राचीन काल में कर प्रसिद्ध हुआ सीता कर। और सीता कर क्या था? राजा की भूमि अर्थात सरकारी भूमि से लिया जाने वाला कर। कहने का मतलब है, जैसे अपनी राजा किसानों को जमीन देते था और कहता आप यहाँ से किसान जमीन करें, खेती करें, और उससे वो कर लेता था, इसके बदले आपको कर देना है। तो सीता कर क्या? एक सरकारी भूमि से लिया जाने वाला कर, और सीता क्या है? सरकारी भूमि। तो सीता कहते हैं सरकारी भूमि को, और उससे जो लिया जाता है कर, उससे क्या कहते हैं? ठीक है, सीता कर कहा जाता है। तो ये आपको कर याद रखने हैं। एक कर और आप ध्यान रख लेना, एक कर और लिख लो, हिरण्य कर। हिरण्य कर क्या था? ये नगद कर था। अब तक कहते हैं कुछ मौर्य वंश के, इसके बिंदुसार, इससे पहले जो राजा हुए थे, किसानों से क्या है? अनाज के रूप में कर लेते थे। लेकिन ये क्या है? नगद करने लेने लग गया, अनाज के बदले नगद, आभूषण, मुद्रा जो भी है, ठीक है। योर, ठीक है, सुने आगे। तो हिरण्य कर, नगद कर, अनाज के बदले, किसके? अनाज मत दो और कछु दे दो पैसा। अनाज लेना इसने बंद कर दिया, अनाज के बदले,
ठीक है। तो अनाज के बदले ये कर लेने लग गया, तो हिरण्य कर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से कर मैं आपको बताए, इन करों पे विशेष करके ध्यान देना। एक तो धार्मिक कर, मौर्य काल में धार्मिक कर बलि कर कहलाता था। मौर्य काल में भूराजस्व कर भाग कहलाता था, जो 1/6 लिया जाता था। लेकिन लुम्बिनी ग्राम माँ भूराजस्व कर 1/4 घटा दिया था, कर दिया था कम। सिंचाई कर एक उद्रंग कर था, जो किसानों से खेती के बदले लिया जाता था। बेगार बेष्टि एक बेगार कर था, और हिरण्य कर एक नगद कर था। सीता कर एक सरकारी भूमि से, राजा की सरकारी भूमि से लिया जाने वाला कर था। ये ध्यान रखें। अब देखो, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं दोबारा रिवाइज में आपको ले रहा हूँ। ठीक है, और कल आपकी कल्चर चलेगी मौर्य काल की, तो मैंने जो आपको पढ़ाया था वहाँ पहुँचा देता हूँ। देखिए, ठीक है, 261 लग रहा है, इसमें घटा लेना आप। ठीक है, बाइटी तो मना कर रहे थे सर। तो 7 घटाए 262 ईसा पूर्व बचेगा शायद। ठीक है, देख लेना, वो तो मैंने घटाना आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर का निर्माण करवाया था। 8वें वर्ष कहाँ गया था, और 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग का आक्रमण हो गया 261 ईसा पूर्व में हो गया। बौद्ध गया की यात्रा की है 10वें वर्ष। ठीक है, बौद्ध गया की यात्रा कब की है, बौद्ध गया की यात्रा 10वें वर्ष की है, 10वें वर्ष की है। इसका मतलब है 261 माइनस 10 कर देना, तो 251 ईसा पूर्व में बौद्ध गया गया। पहली धम्म यात्रा कहते हैं, जिसका उल्लेख 8वें शिलालेख में है। फिर ये आपको 12वें वर्ष निगाली सागर गया, और निगाली सागर की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष का मतलब है 269 माइनस 12 कर दो। ठीक है, तो 257 ईसा पूर्व में गया। इस प्रकार 257 ईसा पूर्व निगाली सागर की यात्रा की, और कनक मुनि के स्तूप को इसने आकार को दोगुना करवाया। इसका उल्लेख निगाली सागर लघु स्तंभ में है। इसके बाद कहते हैं 14वें वर्ष गया, और 14वें वर्ष इसने क्या किया, एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। और इसका मतलब है 269 माइनस 14 बराबर 255 ईसा पूर्व में। तो 255 ईसा पूर्व में, ठीक है, इसने एक नए अधिकारी धम्मामात की नियुक्ति की थी। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद आपका 18वें वर्ष कहाँ पहुँच गया, तीसरे बौद्ध सम्मेलन पे, और 20वें वर्ष कहाँ पे लुम्बिनी ग्राम की यात्रा। और इस प्रकार लास्ट में रह गया है आपका 26वें वर्ष। तो 26वें वर्ष इसने रज्जुक अधिकारी की नियुक्ति की। अब रज्जुक अधिकारी क्या होता है, एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, रज्जुक अधिकारी कह लेना। इसे न्यायिक अधिकारी कह सकते हैं, न्यायिक अधिकारी कह सकते हैं, एक जज कह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश बा जमाने का, राज्य का एक मुख्य न्यायाधीश था, और कहते हैं जनपद का मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं इसे, जनपद का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसे करके मैंने आपको आज की घटनाएं बताई। बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा आपको गहराई में नहीं पढ़ना। अब मैं आपको स्क्रीन फोटो लगवा देता हूँ इनके सबके एक एक करके। ठीक है, जो पीछे आए उन्हें भी मालूम पड़ जाएगा मैंने क्या पढ़ाया और क्या प्रश्न बनता है। तो मैंने सबसे पहले बताया अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर में झेलम नदी किनारे श्रीनगर कस्बा बसाया, जिसका उल्लेख कल्लड़ की राजतरंगिणी में है। ठीक है, इसकी आप स्क्रीन ले लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ, आपको ले लिया होगा। अब देखिए, तो ये कलिंग पर आक्रमण हुआ था, और कलिंग का उल्लेख मैंने कम बताया यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कलिंग के बारे में मैंने पिछली वीडियो में 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। ठीक है, ये बता रखा है। इसके बाद 10वां बौद्ध गया की यात्रा, बौद्ध गया की यात्रा, और यहाँ आपको क्यों गया था इसका कारण भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो
तो आप इसकी स्क्रीन फोटो यहाँ ले सकते हैं, बोध गया वाले की। ये है, ठीक है, ले सकते हैं, लीजिए फटाफट लीजिए। अब है 12वें की, आप इसके ले सकते हैं, ये 12वां है, ठीक है। ये मैंने आपको ज़्यादा अंत नहीं है, ऊपर ऊपर से समझना, ज़्यादा मैं गहराई में नहीं गया, ज़्यादा गहराई में चला गया तो काफ़ी समय हो जाता, ठीक है। आपको अपने अपने फैक्ट लेने हैं, ध्यान रखने 12वां। और ये आपका 14वें वर्ष धार्मिक यात्रा, वो धार्मिक अधिकारी की नियुक्ति है, इसकी आप इसके ले लें। और कल आपके, ठीक है, मौर्य काल की स्थापत्य कला चलेगी, कला संस्कृति जिसे कहते हैं, मौर्य काल की स्थापत्य कला चलने वाली, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, वही टॉपिक आपको कम आता है, इसलिए मैं आपको एक एक वहां समझा दूंगा। ये 20वें वर्ष की, ठीक है, स्कैन ले लें यहां से। फिर इसके बाद ये कर मैंने आपको कुछ बताए, ये कर ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। यहां ये कर हैं, इन करों पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं दोबारा आपको, और 3 बजे पॉलिटिकल की क्लास होगी आपके, और उसमें टॉपिक बताया जाएगा, ठीक है, न्यायिक शक्ति बताया जाएगा, क्षमा शक्ति बताया जाएगा। नमस्कार।